प्रेस विज्ञप्ति द्वारा जानकारी दी गई कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख जी, इनकी 4 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की गई, जिसमें वर्ली में जो विधायकों की सोसाइटी है, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी सोसाइटी के मेंबर हैं, उस सोसाइटी में एक फ्लैट जो अनिल देशमुख जी की पत्नी के नाम पे था उसे अटैच किया गया। और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के उरण तहसील में धुतुम नाम के गांव में 8 एकड़ जमीन को भी अटैच करने का काम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया है। आरोप यह है कि वाजे ने कहा कि 4 करोड़ 20 लाख रुपए जमा करके अनिल देशमुख जी के सामने उनके पीए के जरिए ये पैसा लिया गया, पैसा हवाले से दिल्ली भेजा गया और चेक द्वारा वो पैसा वापस आया। जिस फ्लैट को अटैच किया है वो 2005 में जो पूर्व सांसद हैं रामकृष्ण पाटिल जी, उनका वो मकान था। 2005 में पैसा देके रजिस्टर करके वो संपत्ति खरीदी गई। सरकारी जगह पे वो सोसाइटी थी जिसमें ट्रांसफर को लेके राज्य सरकार की तरफ से नीति नहीं बनाने के कारण वो नाम पे ट्रांसफर नहीं हुआ था, लेकिन पैसे का लेन देन, दस्तावेज बनना, उसका रजिस्ट्रेशन 2005 में हुआ था। ये तथ्य है। जिस जमीन को अटैच किया गया वो 2004 साल में अनिल देशमुख के लड़के ने खरीदी पार्टनरशिप में। आरोप ये लगाया जाता है कि 4 महीना पहले, 3 महीना पहले या 6 महीना पहले 4 करोड़ 20 लाख रुपए लिए गए। कहा गया कि हवाले से दिल्ली भेजा गया, दिल्ली से पैसे वापस आए, इंस्टीट्यूट में पैसे वापस आए। कोई एक उद्योगपति ने वो पैसे चेक के जरिए भेजे। वो पैसे इंस्टीट्यूट में पिछले 17 सालों में चंदे के रूप में एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आए। आज 4 महीने का पैसा 15 साल पहले कैसे आता है, इसका गणित हमें समझ में नहीं आता। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया, जिसके कारण मुंबई पुलिस में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, सचिन वाजे जो आरोपी है, जिसने अंबानी के मकान के सामने जिलेटिंग लगाकर गाड़ी खड़ी की, जिसने मनसुख हिरेन की हत्या की, जो कि सस्पेंड था 16 साल के बाद, उसे तत्कालीन मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने अपने अधिकारों के तहत उसे ड्यूटी पे रुजू करने का काम किया था। उसके लिए अलग सेल बनाया गया जो सीधे कमिश्नर साहब को रिपोर्ट करता था। और जिस तरह से चीजें हुई, कमिश्नर साहब के कार्यालय में मनसुख हिरेन की हत्या के बाद बंद दरवाजे में वाजे की बैठक 2 घंटे चली थी, ये भी सारे पुलिस विभाग को पता है। लेकिन आज तक एनआईए ने परमवीर सिंह जी को जांच के लिए नहीं बुलाया। वो अधिकारी जो तबादले के बाद आरोप करते हैं, सीबीआई ढूंढती है, सीबीआई को किसी भी प्रकार का कोई भी सबूत नहीं मिल पाता। मामला ईडी के पास जाता है, ईडी मामला दर्ज करती है, 100 करोड़ की वसूली की जांच ना करके 15 साल, 20 साल, 30 साल पहले संपत्ति जो ली गई उसकी जानकारी हासिल करने का प्रयास करती है, उसे अटैच करती है और एक भ्रम निर्माण करने का काम किया जाता है कि हमने 4 करोड़ 20 लाख रुपए का मनी ट्रेल को खोज निकाला है। हमें लगता है इस तरह से चीजें नहीं होती। कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, जांच के उसके पूरे अधिकार है, लेकिन दंडित करने का अधिकार उनके पास नहीं। लोगों को समझना पड़ेगा, न्यायालय में मामले टिकने वाले नहीं।
हमें पहले दिन से विश्वास है कि आरोप बेबुनियाद मनगढ़ंत अनिल देशमुख जी को बदनाम करने के लिए लगाए गए, और जिस तरह से सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा, जिस तरह से ईडी पूरी तरह से खबर बनाने के लिए चीजें कर रही है, जब भी न्यायालय में खड़ा होगा उनमें किसी भी तरह का प्रावधान नहीं कि कोई अपना शेयर दूसरे शेयर होल्डर को नए तरीके से बेच पाए या सरेंडर करे, इसी तरह की प्रोविजन है। लेकिन नए नियमों के तहत कोई भी कोऑपरेटिव बैंक के शेयर्स जो शेयर होल्डर है वो किसी को बेच सकता है, इस तरह का प्रावधान किया गया। इससे पूरी तरह से एक डर है, अगर शेयर बेचने का अधिकार दे दिया गया तो कुछ उद्योजकता, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट सारे शेयर खरीदकर बैंकों पे अपना कब्जा बना सकते हैं, इस तरह की चीजें। इसको लेके प्रधानमंत्री जी से बहुत पहले टेलीफोन पर पवार साहब ने चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि बैठ के इस पे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जी की भी व्यस्त कार्यक्रम के कारण और पवार साहब भी दिल्ली नहीं जा पाए, जिसके कारण आज जो ज्ञापन दिया है पवार साहब ने, वो ज्ञापन मैं आप लोगों को दूंगा। इस पे एक काफी विस्तारित चर्चा हुई। और कोऑपरेशन ये स्टेट सब्जेक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको और डेमोक्रेटिक बनाया गया, उनको स्वायत्तता का अधिकार दिया गया। जो नया रेगुलेटरी एक्ट में बदलाव किया गया है, बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट में, जिसके कारण उनकी स्वायत्तता पे एक खतरा है। और ये कंसर्न को लेके लिखित ज्ञापन भी प्रधानमंत्री जी को दिया गया। प्रधानमंत्री जी उस पर लोगों से बात करके कैसे रास्ता निकाला जा सकता है, निश्चित रूप से वे आगे उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि इसी विषय पे जब यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों की बैठक हुई थी, तब हमने भी गहन चर्चा की थी सारी चीज़ों पे। उसके बाद राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई कि हम अपना बैंकिंग एक्ट कुछ बना सकते हैं क्या, और ये सारे विषय पे कर्नाटक में इसी मामले को लेके कुछ लोग हाईकोर्ट में गए और कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पे रोक भी लगाने का काम किया है पिछले सप्ताह में। ये जिस तरह का रेगुलेटरी एक्ट में बदलाव किया गया, उससे बैंक सेक्टर जो कोऑपरेटिव है उसको कहीं ना कहीं एक खतरा है, जिसके कारण पिछले दिनों भी फोन पे बात हुई थी और आज पवार साहब ने स्वयं मिलकर एक ज्ञापन द्वारा सारी चीज़ों को स्पष्ट तरीके से रखा। साथ ही साथ जो कोविड की परिस्थिति है, कल प्रधानमंत्री जी ने देश के 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, जहां कोविड ज़्यादा पॉजिटिविटी है या ज़्यादा संख्या में देश भर में है, प्रधानमंत्री ने उनसे बात की और मुख्यमंत्री जी ने ये भी मांग की थी कि कोई नेशनल पॉलिसी बनाई जाए, खास करके धर्म स्थलों को लेके, आयोजनों को लेके या भीड़ भाड़ को लेके। क्योंकि अगर कोई राज्य है, कोई नियम बनाता है, तो उसी राज्य में जो विपक्ष के लोग हैं उसको अलग ढंग से चीज़ों को उठाने का काम करते हैं। अगर देश में एक नीति बना दी जाए तो हमें लगता है कि कोविड के समय में जो राजनीति हो रही है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। पवार साहब ने इस विषय पे भी प्रधानमंत्री जी से चर्चा की कि सभी दल के लोगों को बुलाकर भी कोई ठोस कार्यक्रम बने, नीति निर्धारित हो, और जिस तरह से कई दिनों से लगातार जो टीकाकरण का कार्यक्रम है वो खंडित होता रहा है। केंद्र सरकार ने पहले तो राज्यों को जिम्मेदारी दी, फिर स्वयं जिम्मेदारी ली, लेकिन जिस संख्या में टीके उपलब्ध होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। इसको लेके भी पवार साहब के बीच में और प्रधानमंत्री के बीच में चर्चा हुई
और उस पर भी गंभीरता से कोई एक नीति बनाई जाए, सभी दलों को बुलाकर कोई चर्चा की जाए, इस विषय पे भी चर्चा हुई। ये दो चीज़ें थी जिस पे पवार साहब की मीटिंग आज तय हुई। बहुत दिनों से ये मीटिंग होनी थी। आज समय मिलने के बाद पवार साहब उनसे मिले, लेकिन मीटिंग के बाद बहुत सारे लोग गलत फहमियाँ पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता, प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार भाई बहनों, पिछले 2 दिनों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब दिल्ली में हैं और कल पीयूष गोयल जी को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का नेता नियुक्त करने के बाद पीयूष गोयल जी स्वयं पवार साहब को मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर आए थे और नेता बनने के बाद एक कर्सी कॉल के तहत वो आकर पवार साहब से मिले और जिस तरह से हमेशा से एक परंपरा रही है कि जो सदन का नेता होता है वो सभी दलों के लोगों को मिलकर सहयोग मांगने की बात करता है, और उसी उपलक्ष्य में कल पीयूष गोयल जी से पवार साहब की मीटिंग हुई। साथ ही उसके बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के दफ्तर में एक बैठक हुई जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय पवार साहब, पूर्व रक्षा मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटोनी साहब उस बैठक में उपस्थित थे और उसी बैठक में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बिपिन रावत जी भी उपस्थित रहे। जनरल नरवणे साहब भी उस बैठक में थे और सीमा पे जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको लेके जानकारी सरकार की ओर से दी गई दोनों पूर्व रक्षा मंत्री को, और साथ ही साथ उनका जो अनुभव रहा है ऐसी परिस्थितियों को डील करने में उस पर भी कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। और आज देश के प्रधानमंत्री से पवार साहब की मुलाकात टाइम मांगा गया, टाइम तय हुआ और उसके बाद पवार साहब स्वयं जाकर प्रधानमंत्री को उनके कार्यालय में मिले। उस बैठक में जो एक लिखित मांग थी सरकार के पास, खास करके कोऑपरेटिव बैंक को लेकर, जो बैंक रेगुलेटरी एक्ट में केंद्र सरकार ने बदलाव किए जिसके कारण बैंकों के जो कोऑपरेटिव बैंक है उनके अधिकार कहीं ना कहीं मर्यादित कर आरबीआई को ज्यादा उसमें अधिकार दिए गए। उदाहरण के तौर पे कि कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, उनमें अलग अलग तरह की विसंगति है। आज कोऑपरेटिव बैंक जो राज्यों के कोऑपरेटिव एक्ट है उसके तहत बनाए जाते हैं, लेकिन जो डिपॉजिटर्स है उनके पैसे को सुरक्षित रखा जाए इसलिए आरबीआई उसको रेगुलेट करती है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि कोऑपरेटिव बैंक से जब कोई कर्ज लेता है
तो महाराष्ट्र के कानून के तहत 2.5% कंपल्सरी शेयर उनको लेना पड़ता है। और जब वो अपने कर्ज की वापसी कर देता है तो उनकी अपेक्षा होती है कि जो अगर किसी ने 10 लाख का कर्ज लिया और 25,000 उसका शेयर कैपिटल है तो उसकी अपेक्षा होती है कि वो शेयर कैपिटल भी उसे वापस मिले। लेकिन नए नियमों से रिजर्व बैंक के परमिशन बिना वो पैसे आप वापस नहीं दे सकते। इस तरह का नए रेगुलेटरी एक्ट में जो बदलाव किया गया उस तरह की कंडीशन उसमें डाली गई। साथ ही साथ देखिए ऐसा है कि ये पूरी तरह से स्पष्ट है, बंगाल हो महाराष्ट्र हो, कई लोगों को डराकर बीजेपी ने अपनी पार्टी में लिया। कई लोग पार्टी में आए और फिर छोड़कर बंगाल में वापस चले गए। जब तक वो टीएमसी में थे उन पे सीबीआई के छापे पड़ रहे थे और जो बीजेपी में थे उसी केस में उनके यहाँ बीजेपी सीबीआई के छापे नहीं पड़े। जो नाडा स्टिंग केस था उसमें जो बीजेपी में लोग चले गए उनके यहाँ सीबीआई ने छापा नहीं मारा। एक केस में 2 तरह का व्यवहार किसी एजेंसी का है, इसका मतलब है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। कुछ लोग कांग्रेस में थे, तब तक ईडी का नोटिस निकला, जांच हो रही थी, फिर वो बीजेपी में चले गए, बंद हो गई। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई नेता, पवार साहब से लेकर मंत्री या नेता, इस तरह के दबाव की राजनीति में डरने वाला नहीं। जो भी होगी जांच, हम पूरी तरह से उसे फेस करेंगे। हर सांझ को आंच नहीं, आज नहीं कल जो भी सच्चाई होगी, जिस तरह से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है वो न्यायालय के निकाल के बाद आप लोगों के सामने आएगा। धन्यवाद। सर, मुंबई की बारिश को लेकर मेरा एक सवाल है। मुंबई की बारिश को लेकर कल के भी जिस तरह से एलपीएस रोड पर पानी डाला गया था, क्या नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं जब से कुर्ला में हूँ, जब बिहार लेक, पवई लेक में ओवरफ्लो होता है, बारिश ज़्यादा होती है, हाई टाइड होता है, तो मीठी नदी के अतराफ में पानी का जल जमा होता है। लेकिन इसको लेके कोई नए तरीके से इस समस्या का हल निकाला जाए। हमने बीएमसी को प्रस्तावित किया था कि जो पवई में बिहार का पानी आता है या पवई से फिर मीठी नदी के जरिए बांद्रा तक जाता है, उसी समय हाई टाइड हो, ज़्यादा बारिश हो, तो ये फ्लडिंग को रोकना असंभव है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी डिस्चार्ज गेट नहीं। ज़्यादातर बांधों में, डैम में होता है कि डिस्चार्ज करके पानी एक लेवल तक खाली रखा जाता है ताकि फ्लडिंग को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन चाहे बिहार हो, पवई हो, कोई भी कंट्रोल गेट इसमें नहीं है। तो हमने एक सुझाव दिया कि जो टॉपोग्राफिकल लेवल है, जो ढलान है, पवई से लेकर कांजूर मार्ग की तरफ अपने प्रवाह से पानी समुद्र में जा सकता है, तो एक टनल बना के अगर इसे हमने डिस्चार्ज कंट्रोल किया तो बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है, जिसको लेके बीएमसी काम कर रही है। कोई उसके ऊपर कंसल्टेंट भी अपॉइंट करने वाली है। एक बार वो पूरी प्रोजेक्ट को मान्यता मिल गई, अगर टनलिंग करके जो ओवरफ्लो वाला पानी है वो मीठी नदी के बजाय डिस्चार्ज सिस्टम से अगर समुद्र में डाला जाएगा, तो हमें लगता है परमानेंट उपाय होगा। जो पिछले 25-30 सालों से या मैं 45 साल से जिस इलाके में रहता हूँ, इस तरह की साल में 1-2 बार परिस्थिति निर्माण होती है। हमें लगता है हमने जो सुझाव दिया है उसमें अमल हुआ तो शायद ये पूरा जो समस्या है उसका हल निकलेगा। आणि आता ज्यावेळेस त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला तेच नेते आता त्या भाजप नेत्यांना जाऊन भेटतात, त्यांचं कौतुक करताना असं आहे की भाजप हे वॉशिंग पावडर निर्मासारखंच झालेलं आहे। या देशामध्ये जेव्हा राणे साहेब काँग्रेसमध्ये होते, परेलच्या एक इमारतीच्या बाबतीत त्यांना ईडीने नोटीस दिली, अशीच बातम्या भाजपच्या लोकांनी पुढे आणल्या।
त्यानंतर ते अहमदाबादला अमित शहाजीला भेटीला गेले. त्यांना विचारल्यानंतर की तुम्ही भाजपचे अध्यक्ष यांना भेटल्यानंतर त्यांनी सांगितलं नाही. मग भाजपवाल्यानेच ते व्हिडिओ लोकांमध्ये व्हायरल केलं. त्याच पद्धतीने बंगालमध्ये काही नेत्यांना त्यांनी पक्षात घेतला. म्हणजे ईडी असेल, सीबीआय असेल, इतर यंत्रणा असेल, दबावाखाली लोकांना इतर पक्ष सोडून आमच्या पक्षात या प्रकारची परिस्थिती निर्माण करताय. आणि मग ते त्यांच्या पक्षात गेले तर सगळे त्यांच्या इन्क्वायऱ्या बंद होता. ही सत्य परिस्थिती आहे. पण गडकरी साहेबांनी सांगितलं होतं वालिया कोहलीच्या वाल्मिकी करण्याची ताकद आमच्यात आहे. म्हणजे टाकू पण साधू भाजपमध्ये होऊ शकते, हे भाजपच्या नेत्यांचे नाव आहे. म्हणजे गेल्या 14 दिवसामध्ये 3 राष्ट्रवादीचे नेते जे आहेत ते ईडीच्या रडारवर दिसले. अजित पवार असेल, एकनाथ खडसे असेल किंवा अनिल देशमुख असेल, या संदर्भात देखील पंतप्रधानांची बैठक झाली चर्चा आहे? अजिबात नाही. ईडीच्या बाबतीत पवार साहेबांना नोटीस आल्यानंतर स्वतः पवार साहेब कधी मोदी साहेबांना काही बोलले नाही. आमच्या कुठल्याही नेत्या या नोटिसांना घाबरत नाही. अजित पवार साहेबांच्या त्या कोरेगावच्या कारखान्याशी कुठलाही संबंध नाही. त्यांचा स्वतः त्यांनी खुलासा केला होता की त्यांचा मामा आहे, त्यांचा मुलगा, त्यांनी तो कारखाना घेतलेला आहे. जीबी म्हणजे भारत विकास, बीबीजे भारत विकास ग्रुपनी खरेदी केल्यानंतर त्यांना चालवता आलं नाही. त्यानंतर त्या लोकांनी तो कारखाना खरेदी केला आणि त्याच्यात कुठल्याही प्रकारच्या अनियमितता नाही. ते पण कारखाना जरी अटॅच केला असेल पण न्यायालयीन प्रक्रिया करून ते लढा त्यांना देणार आहे. खडसे साहेबांच्या बाबतीत जे आता अनिल देशमुखजींच्या बाबतीत घडत आहे तसंच ते घडत आहे. म्हणजे त्या काळामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्रीसोबत त्यांची भांडणं होती. त्यांना राजकीय जीवनातून संपवण्याचा डाव भाजपच्या अंतर्गत राजकारणामुळे झाला, त्यांना गुंतवण्यात आला आणि त्यासाठीच हे सगळं कारवाया सुरू आहे. पण आम्हाला अपेक्षा आहे कितीही ईडीनी किंवा एखादी यंत्रणेने कुठल्याही कारवाया केलं तर याच्यात जेव्हा कोर्टात हा विषय उभा राहील याच्यात सर्वांना दिलासा मिळेल आणि काही सिद्ध करता येणार नाही. सर, क्या एजेंसी के जरिए आपके नेताओं का दबाव डालने की कोशिश हो रही है? क्योंकि आप मिले इस पार्श्वभूमि पे या पहले मिले या बाद में मिले, इसमें किसी भी प्रकार का तथ्य नहीं कि पवार साहब और प्रतिपक्ष के नेता महाराष्ट्र विधानसभा के उनके बीच कोई मुलाकात दिल्ली में हुई है. और ये जो सारा घटनाक्रम है जिस विषय पर प्रधानमंत्री जी से पवार साहब की मुलाकात हुई, ये कांग्रेस के नेताओं की जानकारी में है कि ये बैंकिंग का जो विषय है, जब कांग्रेस के प्रभारी पाटिल साहब पवार साहब से मिलने गए थे 2 मंत्रियों के साथ, उस समय ये सारी चीज़ें बैंक सेक्टर की जो कमियां हैं या जो रेगुलेटरी एक्ट में बदलाव किया गया है जिसमें कोऑपरेटिव बैंक संकट में है, ये सारी जानकारी उन्हें भी दी गई और इस विषय पे प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे ये भी बताया गया था. और मुख्यमंत्री महोदय से भी इस विषय पे पहले से बात हुई थी. कोई ये मीटिंग एकाएक हो गई ऐसा नहीं, जो एक गंभीर विषय है उसको लेके मीटिंग हुई और निश्चित रूप से इस मीटिंग के माध्यम से जो मुद्दे उठाए गए, हमें आशा है कि प्रधानमंत्री जी कोऑपरेटिव सेक्टर में जो बैंकिंग सेक्टर में जो परेशानियां बैंकों को है उसको गंभीरता से लेंगे और साथ ही साथ जो कोविड को लेके एक नीति तय हो देश भर के लिए, जो मुख्यमंत्री जी ने भी मांग की, पवार साहब ने भी मांग की, और टीकाकरण को लेके भी ठोस कार्यक्रम बने. हम उम्मीद करते हैं दोनों विषय के लिए कोई रास्ता निकलेगा. सोमवार से पार्लियामेंट की बैठक शुरू हो रही है. निश्चित रूप से विपक्ष भी संयुक्त रूप से जो भी कार्यक्रम बनाएगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विपक्ष की एकजुटता को लेकर सारे मुद्दे, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, महंगाई हो, टीकाकरण हो, कोविड हो, या जिस तरह से सीमा पे तनाव बना हुआ है,
इन सभी विषय पे पार्टी अपनी भूमिका रखेगी। सर आपसे जानना चाहिए सर, चल तो सकते हैं। दूरी रख के देश में सभी लोगों को साथ साथ चलना चाहिए। भारत के लोग भारत में एकजुट नहीं रहेंगे तो कैसे हो सकता है, लेकिन वैचारिक रूप से राजनीतिक रूप से अलग अलग रहेंगे। जहाँ तक अच्छा काम होगा देश में उसमें हम कॉपरेट भी करने के लिए तैयार होंगे, गलत होगा तो उस पर उंगली उठाएंगे, उसे रोकने का प्रयास करेंगे। तो राजनीति में ये चीज़ें होंगी। लेकिन सर आप लोग पवार साहब का मोदी जी से मिलना कांग्रेस को रास नहीं आता। उनका कहना है कि अगर मुलाकात हो तो जनता सभी विपक्ष के साथ मिलकर बात करें। सेशन शुरू होने वाला है, विपक्ष के शायद साथ आपको जानकारी नहीं, महाराष्ट्र के प्रभारी जी से इस विषय पे बात हुई थी। जो विषय आज उठाया गया है उनसे चर्चा की थी और ये मुलाकात की जानकारी महाराष्ट्र के प्रभारी पाटिल जी को भी थी और मुख्यमंत्री महोदय को भी थी। नेमके आधीचे नेते जे ईडीच्या संदर्भात और इसमें किसी प्रकार का तथ्य नहीं, हमें विश्वास है कि चीजें होंगी। अनिल देशमुख जी, उन्हें बार बार बुलाया जा रहा है, उनकी पत्नी को बुलाया जा रहा है, परिवार के लोगों को बुलाया जा रहा है। जो भी लीगल रेमेडीज है उसके तहत वो समय मांगते हैं, कोऑपरेट करते हैं। सभी मामले को लेके सीबीआई के एफआईआर को क्वैश करने के लिए हाईकोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई थी, उस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामला सुनवाई होना है। हमें लगता है ये सारी चीज़ें मनगढ़ंत बेबुनियाद और अनिल देशमुख जी को पार्टी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, ये सच्चाई है। सर आज की बैठक के बाद जो तस्वीर सामने आई, लोग ये बता रहे हैं कि